क्या कारण है लोग इतने बेरोजगार हो रहे हैं पढ़ने के बाद भी? दिक्कत ये है ना कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री तो दे देता है पर स्किल नहीं सिखा पाता। आज भी कॉलेज में अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है पर स्किल ऑप्शनल है। वैसे आप ये बताओ, जैसे आपने ड्रीम 11 का नाम लिया, तो इन ऐप पर सरकार बैन ही क्यों नहीं लगा दी? भाई टैक्स आ रहा है यार, जीएसटी का पैसा आ रहा है, बैन क्यों लगाएगा? यूथ का, देश का यूथ बर्बाद हो रहा है, होने दो, हमें तो पैसा आ रहा है। हिंदी के ऊपर, कभी मराठी के ऊपर, कभी पंजाबी के ऊपर, मतलब अलग अलग भाषाओं के ऊपर, हर राज्य में, किसी गांव में, किसी जिले में ये आपस में लड़ाई दंगे होते हैं। क्या कारण है इसका? तो इन्होंने नया टॉपिक ढूंढा है भाई कि जो है लैंग्वेज वॉर कराते हैं। आप एक चीज देखना, अभी जो लैंग्वेज वॉर जो चल रही है इसमें हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। एक तो जय श्री कृष्णा कर रहा है तो कोई जय जगन्नाथ कर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं भाई। आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा रोल किसका था? 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी उसके बारे में कुछ बता दीजिए। भाई हुआ क्या था कि 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था राजनारायण के खिलाफ, तो ये जीत गई थी। लेकिन भाई फिर सामने आया कि इन्होंने कुछ घपला किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दी कि इनका जो इलेक्शन है वो रद्द कर दिया गया और फिर इन्होंने ऐसा देखते हुए इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी और पूरा अपोजिशन और जजेस को जेल में डाल दिया। जैन साथियों, मेरे सामने आज एक ऐसा बंदा बैठा है जो सिस्टम को सीधा रोस्ट करता है, और सिस्टम को रोस्ट ही नहीं करता, उसको फ्राई भी कर देता है। खैर, बात करते हैं भाई से सिस्टम से प्रॉब्लम क्या है। भाई का नाम है अंशुमन राष्ट्रवादी। तो भाई का हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। तो जय हिंद अंशुमन राष्ट्रवादी। जय हिंद भाई। और सुनाइए, कैसे हो आप? बढ़िया भाई। भाई, अगर हम सिस्टम की बात करें तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और जब देश के लोग सिविक सेंस के नाम पे रोड पे थूक रहे हो और कंट्री का यूथ ड्रीम 11 और रमी सर्कल पे अपना फ्यूचर दे रहा हो, तो क्यों ना इन्हें फ्रायर करूँ? एक आपने सुना है ना आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो भाई वो उनकी खुद की कुछ चीज़ें हैं ना, वो कर सकता है, थूक रहा है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि इंसान क्या है, जहाँ उसका मन कर रहा है वहाँ थूक रहा है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ मूत रहा है। लेकिन सामने लिखा भी हुआ है कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ मूतना मना है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे उसको? भाई इसी को सिविक सेंस कहते हैं। सिविक सेंस का मतलब यही होता है भाई कि पब्लिक प्लेस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और तमीज़ से रहो। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होती हैं उसी को सिविक सेंस कहते हैं। इसमें सिस्टम की क्या कमी है? भाई सिस्टम एक माइंड सेट है। अब सिस्टम में देख लो ना, हम कहीं भी पुलिस वाले के पास अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, वो साला हमको एक गुनहगार ठहरा देता है कि भाई तुमने ये गुनाह किया। ठीक है, हमारा देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सरकारी आदमी काम ना करने की तो सैलरी लेता है और काम करने की रिश्वत। सबको पता है कि ये सारी चीज़ें गलत है, पर फिर भी कोई बदलना नहीं चाहता। भाई आप ये बताओ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, पर कहावत आती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो कुछ करप्ट ऑफिसर्स हैं, कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, नहीं करप्ट, तो उनके ऊपर आप पूरे सिस्टम को कैसे? नहीं, कुछ करप्ट लोग नहीं है, करप्ट बहुत सारे हैं, उनमें कुछ ईमानदार लोग हैं, कुछ ईमानदार लोग हैं। ऐसा है क्या? हाँ। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई जिसे आप शेयर करना चाहो? जैसे कि जब मैं 18 साल का हुआ तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया। वहाँ पे एक बंदा मेरे से मिला, बोला भाई बिना टेस्ट के बनवाना है तो 15,000 और टेस्ट दे के बनवाना है तो 5,000। मैंने 5,000 दे के बनवाया, पर मेरे ऐसे कई दोस्त थे जिन्होंने 15,000 में बनवाया। और अब वो रोज़ किसी ना किसी को उड़ा देते हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते। और भाई ये सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तक सीमित नहीं है, कई जगह पर देखोगे आप। ट्रेन में चले जाओ, टिकट नहीं है, चल निकाल 500 का। भाई तूने रेड लाइट कैसे तोड़ी? निकाल 1500। हाँ भाई हेलमेट नहीं है, निकाल 1000। हाँ भाई तुम मेरे को घूर कैसे रहा है? निकाल 200। तो भाई अब बात करते हैं हम असली मुद्दे की। ये बात सिर्फ करप्शन की नहीं है, ये बात है सिविक सेंस की भी। तो क्या मानना है आपका उसके? भाई हमारे देश में लोगों ने जन्म के साथ ही सिविक सेंस जो है वो डाउनलोड नहीं की और ना ही सिस्टम ने उसे अपडेट किया। अब इससे होता क्या है कि लोग कहीं पे भी थूक देते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। एक बात और बताऊं यहाँ पे, जो ये प्रोटेस्ट के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना। ठीक है, जो हमारे देश में असली आंदोलन होते हैं, जो असली वाले होते हैं, जो किसी मुद्दे पे होते हैं, ऐसे आंदोलन मेरे भाई 10, 20, 30 सालों में एक बार होते हैं। ये हर महीने होने वाले, हर दिन होने वाले ये आंदोलन नहीं होते। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ ही इन्हें प्लान करती हैं, या तो अपोजिशन प्लान करता है या फिर जिसकी सरकार है वो प्लान करता है। इसमें करते क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़वा देते हैं। देश में जितना हो सके उतना दंगा फसाद फैले ताकि भाई इस पर आरोप लगा सके कि हाँ भाई इसने किया है। ठीक है, और फिर उसके या तो उसकी सरकार गिरा दो या फिर आगे उसकी सरकार आने मत दो। ठीक है, अगर
करंट गवर्नमेंट दंगे करवाएगी तो वो ओपोजिशन को आने नहीं देगी पावर में, और अगर ओपोजिशन दंगे करवाएगा तो वो जो करंट गवर्नमेंट है उसको गिरा सकता है। ये इसलिए करवाए जाते हैं दंगे। और इसमें पैसा किसका बर्बाद होता है? टैक्स पेयर्स का अच्छा खासा पैसा डूब जाता है। मतलब हम आम आदमियों का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो भाई ये है कि हाँ सही कह रहे हो आप। हमने भी देखा है कि जैसे रेलवे स्टेशन पे अगर आप देखो किसी भी पर लिखा हुआ भी है, बिल्डिंग पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ मूतना मना है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं वो चीज़ें। भाई तो उसका क्या सोल्यूशन लगता है? तो भाई रूल्स है ना वो स्ट्रिक्ट नहीं है। ये लिख देती है सरकार, वैसे तो रूल्स बना रखे पर उन्हें फॉलो कोई नहीं करता, क्योंकि भाई कोई सजा ही नहीं देते। भाई 500 रुपये दे के छूट जाते हैं, 1000 रुपये दे के छूट जाते हैं। आपके सामने ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ था कि आपने देखा हो कोई ऐसे किया? फिर हाँ, मतलब कैसे? अगर मेरे सामने कोई कूड़ा फेंकता है ना, मैं उसको कहता हूँ, जैसे कि अभी हम आ रहे थे तो मेरा एक दोस्त है ऑटो में बैठ के ऑटो में बैठ के जो है चिप्स खा रहा था और वो बाहर फेंकने वाला था। मैंने उसको रोका, मैं भाई बाहर मत फेंक, बाहर में डस्टबिन में फेंक देंगे। और जब मैं कहीं पे भी और मेरे हाथ में कोई चिप्स का पैकेट है, कोई बोतल है खाली, तो मैं उसे डस्टबिन में फेंकना पसंद करता हूँ। और बाकियों को भी ये कहता हूँ भाई साफ़ सुथरा रखा करो यार, अपना देश है यार, घर को भी तो साफ़ सुथरा रखते हैं। भाई जैसे आपने देखा होगा कि जैसे प्रोटेस्ट हुए, आपने बात करी कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, उसमें किसका नुकसान होगा? पब्लिक का ही नुकसान है भाई, सारा टैक्स पेयर्स का पैसा। कुछ मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? हाँ बस भाई यही है कि अपना इन लोगों को एजुकेट किया जा सके। अब देखो यार, यहाँ पे एक दो घटनाएं मैं बताता हूँ। यहाँ पे ट्रेनों पे पत्थर मारने की बहुत घटना सामने आती है। इसमें होता क्या है कि दो तरह के लोग पत्थर मारते हैं। पहले होते हैं 13-14 साल के वो बच्चे जो जिनको ये नहीं पता कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वो कूल बनने के लिए मार देते हैं। और दूसरे हैं भाई 18 से 30 साल के बेरोजगार। अगर इनको अच्छे से एजुकेट किया जाए, अच्छे से इन्हें पनिशमेंट दी जाए ऐसे करने पे, तो सुधर सकते हैं, ये सुधर सकते हैं। चलो भाई, जैसे बात कर रहे हो आप 13 साल से 25 साल तक के अपने बच्चों की बात करी, तो हम बात करते हैं अब बेरोजगारी की, युवाओं की। क्या कारण है लोग इतने बेरोजगार हो रहे हैं पढ़ने के बाद भी? क्या कारण है? भाई दिक्कत ये है ना कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री तो दे देता है पर स्किल नहीं सिखा पाता। आज भी कॉलेज में अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है पर स्किल ऑप्शनल है हमारा एक। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जो यूथ है वो ये गैम्बलिंग ऐप्स, ये जो रम्मी सर्कल है, ड्रीम 11, इन पे फ्यूचर देने निकल जाता है। हालांकि ये स्किल्स नहीं है, स्कैम है। वैसे आप ये बताओ, जैसे आपने ड्रीम 11 का नाम लिया, और कौन सी ऐप बताई थी आपने दूसरी? रम्मी सर्कल। रमी सर्कल। अच्छा, रमी सर्कल, ड्रीम 11, यानी कि और भी काफ़ी ऐप है एक्सेट्रा। तो इन ऐप पर सरकार बैन ही क्यों नहीं लगा देती? भाई टैक्स आ रहा है यार, जीएसटी का पैसा आ रहा है, बैन क्यों लगाएगा? यूथ का, देश का यूथ बर्बाद हो रहा है, होने दो, हमें तो पैसा आ रहा है। आप ये देखो ना, तो दुनिया भर में एआई वॉर चल रहा है, ठीक है, चाइना और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मेरा एआई जो है वो सबसे ऊपर है, पर हमारे वाले लैंग्वेज पे भी लड़ रहे हैं कि भाई अभी महाराष्ट्र में हुआ था, हम बोल रहे थे कि भाई इस मामले में ना मुझे हरियाणा वाले से लगते हैं। हाँ हाँ, हरियाणा का आदमी इसलिए पीट रहा है कि भाई तू हरियाणवी की बोल रहा है। अब जैसे देखो भाई, हरियाणवी भाषा हरियाणवी के मुंह से बढ़िया लगेगी, यहाँ पे आके कोई बिहारी बोलेगा हरियाणवी भाषा तो भाई बेइज्जती फील होगी, देखो भाई, क्योंकि उसे बोलनी नहीं आएगी, एक्सेंट जो होता है ना उसे वो बोलना नहीं आएगा। तो लोकल भाषा लोकल के मुंह से अच्छी लगती है, ठीक है। और ये जो मराठी कन्नड़ का जो ये सिस्टम चल रहा है, तो भाई जो अगर तुम्हें कोई ये कहता है ना कि भाई तू मराठी बोलो, उसका चेप हो जा कि भाई तू मेरे को नहीं आती, तू मेरे को मराठी सिखाएगा, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। हाँ। और यहाँ पे एक बात और भी है कि ये जो कह रहे हैं ना कि मराठी जो है वो हमारी महाराष्ट्र की भाषा है, कन्नड़ जो है वो कर्नाटका की है, तो भाई सबसे पुरानी भाषा तो संस्कृत है, सारी भाषाओं की माँ है संस्कृत। संस्कृत बोलिए फिर। हाँ, तो संस्कृत में बोलना शुरू कर दो भाई, ना तो मराठी हिंदी, ना हिंदी कन्नड़, ना पंजाबी, ना बंगाली, किसी का भी लड़ाई नहीं रहेगी, संस्कृत बोलना शुरू कर दो, जो कि कभी बोलेंगे नहीं। वैसे ये जो आपने देखा कि हिंदी के ऊपर, कभी मराठी के ऊपर, कभी पंजाबी के ऊपर, मतलब अलग अलग भाषाओं के ऊपर हर राज्य में, कहीं किसी गांव में, ये किसी जिले में ये आपस में लड़ाई दंगे होते हैं। क्या कारण है इसका? कौन करवा रहा है इनको? देखो करवा तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो जाति वगैरह का और हिंदू मुसलमान वाला, मंदिर मस्जिद वाला टॉपिक पुराना हो चुका है, तो इन्होंने नया टॉपिक ढूंढा है भाई कि जो है लैंग्वेज वॉर कराते हैं। आप एक चीज़ देखना, अभी जो लैंग्वेज वॉर जो चल रही है इसमें हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। एक तो जय श्री कृष्णा कर रहा है, तो कोई जय जगन्नाथ कर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं भाई।
वैसे ये बताइए, आपने जैसे आपने बोला कि जय जगन्नाथ और जय श्री कृष्णा वाले लड़ रहे हैं, क्या हाँ, इसकी जो मेरे और पास वो हैं और नहीं लड़ रहे? और भी लड़ रहे हैं भाई, जैसे कैसे लड़ कि रहे जय श्री कृष्णा वाले तो हो गए जो नॉर्थ के हैं, ठीक है, अच्छा। ज्यादातर नॉर्थ वाले पूछते हैं, मतलब पूछते साउथ वाले भी हैं, पर अच्छा। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या था, एक दो बंदे थे, एक जय श्री कृष्णा बोल रहा था, एक जय जगन्नाथ बोल रहा था, दोनों आपस में लड़ रहे हैं भाई। इस सब का सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके अनुसार? भाई सॉल्यूशन तो ये है कि पहले खुद को बदलो। ये अगर ऐसे ऐसे चुनोगे नेता तो ऐसे ही वो लड़ाई करवाएंगे, क्योंकि अगर ये जो हमारे मुद्दे होते हैं असली के, जैसे बेरोजगारी हो गया, क्राइम हो गया, करप्शन हो गया, अगर इन पे इन्होंने डिबेट छेड़ी तो इनकी सरकारें गिर सकती हैं। इसलिए ये धर्म जाति वगैरह में उलझा देते हैं। तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है, क्या कारण है कि बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी फिर बेरोजगार हैं? एक बात और देखी आपने कि बच्चा जब 10वीं क्लास में होता है, बच्चा सोचता है कि भाई 12th क्लास में मेरी ज़िंदगी सेट है। बच्चा 10वीं कर लेता है, 10वीं के बाद देखता है भाई मेरे सामने तो 3 ऑप्शन है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। उसके बाद देखता है एक बंदा आर्ट में एडमिशन लेता है या कॉमर्स में लेता है, चूज़ करना पड़ता है। अब बंदा सोचता है यार 12th कर लेता हूँ, ज़िंदगी सेट है। 12th करता है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की अलग अलग स्ट्रीम खुली हुई हैं। कॉमर्स के लिए अलग स्ट्रीम है, साइंस के लिए अलग स्ट्रीम है और आर्ट के लिए अलग स्ट्रीम है। तो क्या कारण है बच्चा सोच भी रहा है फिर भी बेरोजगार है? मतलब इतनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहा है, पीजी तक की, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बेरोजगार है। भाई जिस एजुकेशन सिस्टम को आज हम देखते हैं, ये अंग्रेजों ने बनाया था भाई। अंग्रेजों ने क्यों बनाया था ये? क्योंकि भाई जब वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या देखा कि भारत के लोग तो जो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करना जानते ये, तो इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया था कि इन्हें अपने अंडर काम करवा सके, हम इन्हें गुलाम बना सके। तो वही सिस्टम आज है हमारे देश में, जो मतलब जितना हो सके उतने बच्चों को प्रोड्यूस करवाता है कि हाँ ठीक है भाई, पर उन्हें स्किल नहीं सिखवाता। आप यहाँ पे एक बार अमेरिका के पेरेंट्स की मेंटेलिटी देखना। अमेरिका में क्या होता है, बच्चा जब 15-16 साल का होता है 10th या 11th में, तो उसके माँ बाप कहते हैं भाई तू कमा के ला, ठीक है। वो छोटे छोटे आउटलेट पे लग जाता है, जैसे बर्गर किंग हो गया, ये अपना मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया, इन पे लग जाता है वो, ठीक है, कमाना शुरू कर देता है। पर हमारे यहाँ क्या होता है भाई, बच्चे ने 12th कर ली और अगर वो कमाना चाहे तो उसके माँ बाप बोल लेंगे भाई हमने तुम्हें इतना पढ़ाया, तुमने 12th करी, अब तुम बर्गर बेचोगे। हालांकि 12th क्लास के हिसाब से वो उतनी जॉब तक का होता है, ठीक है। फिर उसे कह देते हैं भाई तुम ग्रेजुएशन करो, हम तुम्हें पैसे देंगे, ठीक है। फिर वो बच्चा भाई ग्रेजुएशन भी कर जाता है, 21-22 साल का हो जाता है, वो इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यूअर उससे पूछता है हाँ भाई कितना साल का जॉब एक्सपीरियंस है और कौन सी स्किल आती है, बस भाई उस बंदे का वहाँ खड़े खड़े खत्म, टाटा गुड बाय। अब वो क्या करेगा, 21-22 साल का तो हो ही गया, जॉब मिलेगी नहीं, तो क्या करेगा, 20-25 हज़ार की कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढेगा 4-5 साल के लिए और कोई स्किल सीखेगा, ठीक है। 27-28-29 साल का हो जाएगा और फिर जब भी कोई गारंटी नहीं उसे जॉब मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो उसके पेरेंट्स भी और वो बच्चा खुद कोई भी। स्किल्स बताना चाहोगे ना ऐसे बच्चों सुनो को? तो सुनो मेरी बात सुनो। तो उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो क्या कहते हैं, वो बच्चा भी और उसके पेरेंट्स भी दोनों बोल लेंगे इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, अरे भाई सरकारी नौकरी की कमी है, प्राइवेट तो बहुत सारी हैं, करना चाहो तो। स्किल्स यही है भाई कि अगर स्किल सीखना चाहो तो भाई बहुत सारी स्किल है। एआई रहा भाई, एआई से आज सबको सारे काम हो रहे हैं एआई से। किसी को अपने मतलब वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवानी है वो भी लिखवा लेता है, अगर मैं अपनी फील्ड की बताऊं तो, ठीक है। एडिटिंग वगैरह सब कर देता है भाई एआई, ऐसा कोई काम नहीं जो एआई नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारी स्किल्स होती हैं भाई, तुम सीखो ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई आपने देखा होगा कि अभी मासूम शर्मा के गाने चल रहे हैं, हाँ टॉप पे चल रहे हैं, अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री टॉप पे चल रही है। तो आपने सुना भी होगा कि मासूम शर्मा के गानों पर बैन लग गया था और सरकार ने ये बोला था कि गाने को सुनकर बच्चे बदमाश बन रहे हैं। बदमाश बन रहे हैं, हाँ। क्या क्या राय है आपकी? देखो बच्चों की आपने मेंटेलिटी ऐसी बनाई है, सरकार ने, एजुकेशन सिस्टम ने ऐसी मेंटेलिटी बना रखी है कि भाई ये बदमाशी तो कूल होती है। अगर इंस्पिरेशन लेनी होती तो भगत सिंह की फिल्मों से ले यार, भगत सिंह की फिल्मों से इंस्पायर हो ना। हमारे देश में तो ये है कि अगर कोई फिल्म दाऊद इब्राहिम पे बनती है ना, ब्लॉकबस्टर हो जाती है, पर भगत सिंह पे बनने वाली फिल्म फ्लॉप। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जो गैंगस्टर्स के ऊपर बायोपिक बनती है इन्हें बॉयकॉट कर दो, इन्हें बॉयकॉट कर दो जभी, ठीक है। जैसे आदि पुरुष के टाइम पे जैसे कोई धार्मिक गलत फिल्म बनती है तो जैसे उसको तुम बॉयकॉट करते हो वैसे ही इसको भी करो, वैसे ही इसको भी करो, ये जो गैंगस्टर्स के ऊपर फिल्में बनती है वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं कारण
मैं मानता हूँ ये सिस्टम तो बाद में आएगा, सिस्टम से पहले हम लोगों की कमी है। हाँ, हम लोगों में तो कमी है क्योंकि ही। भाई कोई मूवी रिलीज होती है तो थिएटर में देखने कौन जाता है? सरकार जाती है क्या? नेता जाते हैं क्या? हम लोग जाते हैं। हाँ, तो आप लोग मैंने जाते हैं। सरकार और लोगों को दोनों को कहा ना, जैसे कि देखो ये सर जो पॉलिटिशियंस है, आसमान से तो टपके नहीं, हमने ही चुना इन्हें भी। पर सरकार का भाई ये काम होता है कि अगर लोग गलत है ना तो उनका माइंडसेट सही किया जा सके। अवेयरनेस कैंपेन चला दो जिससे मतलब बन सकता है, ये सारे सिस्टम सही हो सकता है। अब अगर मैं आपके वो मासूम शर्मा वाले टॉपिक पर दोबारा आऊँ तो सरकार ने बदमाशी क्या क्या बंद करे थे। तो भाई देखो हरियाणवी इंडस्ट्री में खाली मासूम शर्मा नहीं है जो बदमाशी के ऊपर गाने बनाता है, कई सारे हैं ऐसे। हाँ, बस दिक्कत ये होगी मासूम शर्मा से कि उन्होंने सरकार के हक में एक भी गाना नहीं निकाला, या निकाला होता तो आज शायद बैन नहीं लगता गानों पे। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा यार इसमें कि जो अपने मासूम शर्मा है, मासूम शर्मा ने किसी टाइम पे ऐसे ऐसे गाने भी निकाले थे कि उन गानों के सुनकर बच्चा अच्छा क्यों नहीं बना। मतलब जैसे उन्होंने मुझे याद आ रहा है वो गाना कुछ ऐसे था, मतलब रेप के ऊपर बनाया था कुछ गाना कि पके फसल के जड़ में बीड़ी जलाया ना करते और किसी की बहन, मतलब ऐसा कुछ किसी की बाण बेटी को छेड़ा नहीं करते। हाँ ऐसा कुछ था शायद, ये गाना था। मतलब इस गाने से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली देख ऐसे जो गाने सरकार ने कोई, देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे मासूम शर्मा ने ये बात बोली थी कि भाई मैंने ऐसे ऐसे गाने निकाले हैं लेकिन सरकार ने तो मुझे कोई पद्म भूषण नहीं दिया। लेकिन पद्म, अब सुनो मेरी बात, जैसे कि हमारे देश में ना ये हमारा जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड हो गया, हरियाणवी इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री की बात बताता हूँ आपको। ये आजकल क्या कर रहे हैं, तो ये बदमाशी के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि हाँ भाई आशिक कैसे बना जाता है, दिल टूटा आशिक, कबीर सिंह वगैरह ये होगी। पर यहाँ पे अगर हम हॉलीवुड की तरफ जाएँ तो हॉलीवुड में बनती है साइंस फिक्शन फिल्में, ये टाइम ट्रैवल, स्पेस के ऊपर, मल्टीवर्स। तो मतलब वहाँ के बच्चों में ऐसी मतलब होता है कि मतलब हमें इस बारे में जो है नॉलेज चाहिए, तो वो सवेर साइंटिस्ट वगैरह ये वगैरह बनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भाई बॉलीवुड में हमारे में अच्छे गाने या फिर अच्छी फिल्में बनी ही नहीं है, कभी बनती हैं भाई पर वो चलती नहीं है, दिक्कत ये है। पर अगर हॉलीवुड में देखो ना भाई, हर दूसरी फिल्म टाइम ट्रैवल या फिर मल्टीवर्स के ऊपर होती है। अगर हमारे यहाँ पर ये दिल टूटा आशिक ये ऐसी फिल्में बननी बंद हो जाएँ, मतलब बंद क्या, कम हो जाए, बिल्कुल ही कम हो जाए, एक आधी आए, फिर बात बन सकती है। फिर हमारे बच्चों का ये नशे वगैरह की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अब नशे का टॉपिक भी आया एक, अब मैं नशे का आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं 2 स्टेट्स का एग्जांपल लूँगा, पंजाब और हरियाणा का। हालांकि पूरे देश में नशा है पर फिलहाल 2 स्टेट। तो भाई हम दोनों ही हरियाणा से हैं, ठीक है। तो भाई हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पंजाब में जो नशा बहुत है भाई, ड्रग्स खुलेआम चलते हैं। पर भाई एक रियलिटी इसकी ये है कि पंजाब से ज़्यादा नशा हरियाणा में है। वो कैसे, आप किसी भी गाँव का एग्जाम्पल उठाओ, उसमें क्या होता है कि किसी भी गांव में आपको स्कूल या फिर हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, पर ठेके ज़रूर मिलेंगे दारू के। और अगर 40-50 रुपये ज़्यादा दे दो तो होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। बल्कि हालात तो ये हैं कि अगर जो दारू की बोतल मध्य प्रदेश में, हालांकि हालात तो ये हैं कि जो दारू की बोतल 2000 रुपये की आएगी ना मध्य प्रदेश में, वो हरियाणा में 800 रुपये की मिल रही है। सरकार को सब पता है भाई, पर क्या करे, टैक्स आ रहा है तो टैक्स का पैसा तो नहीं मार सकते, चाहे देश का यूथ हर चीज़ पैसा थोड़ी होती बर्बाद है। क्यों ना। भाई सिस्टम के लिए, सरकार के लिए सब पैसा ही है, कैपिटलिस्ट कंट्री है अपनी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है धर्म और जातिवाद, सबसे फेवरेट टॉपिक। सबसे फेवरेट टॉपिक आप तो बताइए क्या कहना चाहोगे। पहली बात तो भाई जातियों का एक्सप्लेन कर दूँ, जाति अगर है क्या असली में। तो भाई हमारे में जो ये कास्ट सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है कि 4 तरह की कास्ट होती हैं। पहले होते हैं ब्राह्मण, जो क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई वगैरह के कामों में लगे रहते हैं। दूसरे होते हैं भाई क्षत्रिय, जो ये रक्षा करने का काम करते हैं, लड़ाई झगड़े का, युद्ध का काम करते हैं जो, ठीक है भाई। तीसरे होते हैं व्यापार करने वाले, व्यापारी, जिनका काम बिजनेस करना होता है। वैसे हाँ। और चौथे होते हैं भाई शूद्र, जिनका काम होता है पहले 3 की सेवा करना। पर भाई आज के टाइम में ये जो है वो भेदभाव का बन गया तो नहीं, हाँ चलो कह सकते हो आप, भेदभाव का जो है बन गया है ये सिस्टम आज। जो अपर कास्ट के होते हैं वो जो नीची कास्ट के होते हैं उनसे उनको मतलब अपने से दबा के रखते हैं कि भाई तुम तो मेरे गुलाम हो। जैसे कि एक बात देखो ना भाई, विदेशों में तो साइंटिस्ट ने जो है वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन बनाई, और हमारे देश में हमने एक जाति बनाई, धोबी। ये बहुत गहरी बात बोली आपने। विदेशों में
वॉशिंग मशीन बनाई गई है, हमने एक जाति बनाई है कपड़े धोने के वैसे लिए। वॉशिंग मशीन तो अपने इंडिया में बन चुकी है। हाँ बन चुकी है, पर भाई हमने एक जाति बना रखी है अलग से कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए अलग अलग जाति है, पढ़ाई के लिए अलग एक जाति जाती है। है। है धोबी के नाम से जाति है एक। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल होगी जब आप कह रहे हो। जैसे कि जो खेतों की धान काटते हैं वो एक अलग जाति के लोग करते हैं, ठीक है। खेती के हाँ सही में, क्या कह रहे हो आप? जैसे कि जो धान काटते हैं खेतों धान की, काटते हैं। वो एक अलग जाति के लोग करते हैं, जैसे कि एक धानक जात है वो करती है काम। मुझे तो लगता है वो किसान करता है काम। नहीं भाई, हमारे देश में ये किसान वगैरह ये है, मतलब मान गया ये बात मैं, पर ये भाई सारी चीजें जातियों में बांट रखी है लोगों ने। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर गेहूं बो रहा है, जो गेहूं काट रहा है, हाँ, इनको भाई अलग अलग जातियों का टैग दे रखा है। वो तो भाई हम कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग कि हाँ भाई ये किसान है एक। अच्छा अच्छा, बल्कि भाई किसान को भी लोग जातियों में बांट देते हैं। अभी दिल्ली बॉर्डर पे जो आंदोलन हुआ था उसमें भी लोग ये कहते भाई ये तो जाट है, ये तो भाई जाट है जो आंदोलन कर रहे हैं, तो एक विशेष जाति के लोग हैं। बता भाई, जैसे कि भाई नाली साफ करने वाले किसानों को जाट से मतलब टच कर दिया था कि किसान जाट है। तो जैसे कि जो बंदे नाली साफ करते हैं भाई ये इस जाति के हैं, ठीक है। जो भाई पढ़ाते हैं ये इस जाति के हैं, जो लड़ते हैं भाई ये इस जाति के हैं। वैसे जातिवाद इसे थोड़ी कहते हैं, क्या है इसे ही जातिवाद कहते हैं भाई। जातिवाद इसे ही कहते हैं कि भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। जो अपर कास्ट के होते हैं वो अपने से नीचे कास्ट वालों को दबाना। माय अंडरस्टैंडिंग, जितनी मुझे जानकारी है, जातिवाद तो उसे कहते हैं ना कि अपनी जाति को सबसे सर्वोच्च दिखाना। तो दिखाते हैं, फिर ये बंदे जो नीचे कास्ट के होते हैं ना दबाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई हम सुपीरियर है तुमसे, हम सुप्रीम है तुमसे। हाँ, जो है वो हम ही है। हरियाणा में हम दोनों हरियाणा से हैं। हरियाणा में देखने को मिलता है भाई आराम से है। यहाँ पे अपर कास्ट क्या करते हैं छोटी कास्ट वालों के साथ, हालांकि जमाना बदल रहा है पर फिर भी कई पुरानी सोच के बंदे हैं। अपनी पीढ़ी के ऐसे कई बंदे हैं, पुरानी पीढ़ी में तो थे ही, अपनी पीढ़ी में पहले गाड़ियों पे भी लिखवा देते थे। हाँ, गाड़ियों में देखो भाई जाट, गुज्जर, यादव, पंडित जी, और शुक्र है छोटे कास्ट वाले नहीं दिखाते। अरे नहीं, अब तो आपने देखा होगा कि यार पहले ट्रेंड नहीं चल रहा था, आज के टाइम में ना ये छोरा चमारा का एक गाना आपने देखा नहीं, वो काफी ट्रेंड में था, वाइब आ रही थी भाई उस गाने में। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना भाई, अब जातिवाद ना, जैसे आप कह रहे हो जातिवाद वो नहीं रहा है। जातिवाद अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग भाई, जातिवाद मॉडिफाई हो चुका है। जैसे गाड़ी मॉडिफाई होती है ना, ऐसे जातिवाद मॉडिफाई हो चुका है। हम जेन जी के लोग हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जातिवाद मॉडिफाई कैसे हुआ है। पहले तो क्या है कि जो छोटी जाति थे, आप 4 वर्ण बता रहे थे, जाति तो अलग अलग डिवाइड है। देखो जैसे मोटी मोटी मैं आपको बड़ी बड़ी जातियाँ करवाता हूँ, जैसे ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर, राजपूत, ये जातियाँ हो गई। ये तो हो गई जातियाँ। और ये हो गए वर्ण जो आप बता रहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो वर्ण सिस्टम था भाई, ये आज कास्ट सिस्टम बन गया। ये कास्ट सिस्टम बन गया बिल्कुल। अब वर्ण सिस्टम रहा नहीं है। जो पहले ड्यूटीज हुआ करती थी, ये ड्यूटीज हुआ करती थी बिल्कुल। पर आज तो अब ये मॉडिफाई कैसे हो गया है मैं आपको बताता हूँ। मॉडिफाई ये कुछ इस हिसाब से हो गया है, लेकिन अब इनको देख देख के हर जाति का सॉन्ग आ गया भाई। छोटी से छोटी जाति, बड़ी से बड़ी जाति, आज अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाह रहा है। हर कोई अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहता है भाई। ये चीज इसी को हम जातिवाद कहते हैं। यही जातिवाद है फिर। ये जातिवाद ही तो है कि भाई दिखाना चाह रहा है कि देख मेरी गाड़ी पे ये लिखा हुआ है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड और चल रहा है कि एक बंदा क्या है कि एक 90 नंबर लेके आ रहा है, मतलब एजम्पशन कर लो कि एक बंदा जो है 90 नंबर लेके आया है और एक बंदे क्या है 40 नंबर, तो उसको रिजर्वेशन मिल गया। हाँ, 40 इक्वल हो गया 90 से, बल्कि एवो भी हो गया। 90 से एवो हो गया, उसका नंबर बढ़ गया। तो ये इस टाइप की कुछ वीडियो बनी है और पीछे बैकग्राउंड में वो गाना लग गया जो मैंने आपको बताया, ये छोरा। बस हाँ, तो मतलब जातिवाद भाई मॉडिफाई हो चुका है। पहले की तरह जातिवाद नहीं रहा कि भाई तू फलाना है तू यहाँ रहेगा, नहीं भाई ये चीज रही नहीं है। अब क्या है, जातिवाद मॉडिफाई हो गया। सामने वाला भी ना ये नहीं कहेगा कि तू फलाना है, मैं फलाना हूँ, मैं नीचे। अब यहाँ पे ना जैसे भाई मैं भी सुपीरियर हूँ, ये चीज चल रही है। हाँ, अब जैसे अब रिजर्वेशन की बात है तो भाई इसमें ना 3 तरह की कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी और SC ST। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें यार मेरे को सबसे दुख होता है ओबीसी के लिए। ना तो जनरल वाली रिस्पेक्ट मिल रही है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ना SC ST वाली जो है क्या कहते हैं फायदे मिल रहे हैं। SC ST वाले, ओबीसी वाले बेचारे बीच में लटके पड़े हैं। अगर 99 कट ऑफ गई है ना जनरल की तो 98 ओबीसी की जाएगी, SC की चाहे बेशक 70 या फिर 75 चली जाए, 60 ही चली जाएगी बल्कि। 60 भी चली जाएगी। बाकी यार ये चीज बताओ, रिजर्वेशन सही है गलत है आपके अकॉर्डिंग? देखो ये उनके लिए होनी चाहिए जो मतलब सही में गरीब हैं। अब देखो यार कई SC ST ऐसे हैं जिनके मतलब
जैसे कोई बंदा है उसका सही में गरीब होना अलग है और रिजर्वेशन का मायना सुनो अलग है यार। ऐसे लोगों को दी जाए रिजर्वेशन जो मतलब सही में गरीब है, जिनको हाँ मतलब भाई एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते अच्छी, उनको अच्छे से मतलब रिजर्वेशन दो, फायदा दो उसका। पर होता क्या है भाई, जैसे कई बंदे हैं जिनके मतलब बाप दादा ने SC ST का मतलब फायदा उठा के आज एक बढ़िया सरकारी नौकरी पर लगे हुए हैं, वो अपने बच्चों को भी SC ST का फायदा दिलवा रहे हैं। तो जो असली में गरीब है वो पीछे रह जाता है। जातिवाद का मुद्दा तो एक ऐसा है राजनीति मुद्दे की तरह, आप इसके ऊपर कितना भी बात कर लो। धर्म के नाम सुन के आपके मन में क्या आ रहा है? भाई धर्म तो इसलिए धर्म तो इसलिए बनाए गए थे भाई ताकि लोग एक साथ रह सकें, पर आज भी भाई धर्मवाद हो गया है। पॉलिटिक्स इन्हें भड़का देती कि भाई तुम्हारा धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, तो पॉलिटिक्स नहीं भड़काती, ये आप फिर गलत बोल गई। पॉलिटिक्स नहीं भड़काती, पॉलिटिशियंस भड़काते हैं। हाँ पॉलिटिशियंस भड़काते हैं यार। जैसे कि क्या कहते हैं कि भाई तू हिंदू है, हिंदू धर्म बचा, ठीक है, भाई तू मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म बचा। चाहे फिर उस नेता का लड़का विदेशों में विदेशी लड़कियों के साथ क्यों ना घूम रहा हो। ये कहते हैं हमेशा गरीब आदमी के बच्चे को है, कभी अपने बच्चों को नहीं कहते कि जाके तू धर्म बचा। वो तो आराम से अपना विदेशों में लड़कियों के साथ मौज ले रहा है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के मंत्री का बेटा क्यों ना हो। चलो अपने स्टेट की बात करते हैं, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे जो पिछड़ा जिला कौन सा है? मेवात, नूह। क्या कारण है मेवात और नूह का सबसे पिछड़ा रहने का? जो भाई मतलब मुझे लगता है कि आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा अपने हरियाणवी लैंग्वेज में बताइए। अगर रोहतक की तरफ, सोनीपत की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार पलवल नूह को तो हम मानते ही नहीं है। वो कैसे? भाई उसकी भी एक वजह है कि भाई थारी और हमारी भाषा मिलती कौन है आपस में। हाँ, भाषा नहीं मिलती भाई, हमारी एक खड़ी बोली। ये भाषा विवाद में आ गया यार। हाँ। मतलब अभी जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है कि भाई हाँ, अरे महाराष्ट्र में जो मैंने हालांकि बात कर चुका हूँ इसके ऊपर, पर वो है ना भाई, मैंने तो क्या कहा है मैं भाई संस्कृत बोलना शुरू कर दो ना, अगर इतना ही वो रहा है ना। तो देख भाई कोई हिंदी की, हरियाणवी कोई लड़ाई नहीं रहेगी, ना ही क्या कहते हैं मराठी कन्नड़ की कोई लड़ाई रहेगी, ठीक है। ऐसे भाई कई रूढ़िवादी सोच मेवात के, का क्या कारण है पिछड़े होने का? भाई ऐसे कई रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं जो अभी भी ये भाषा करते हैं। बाकी मेवात का जो आप पूछ रहे हो उसका ये है भाई रीज़न कि लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो मुसलमान है ज़्यादातर, अपने धर्म को कुछ ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। मतलब मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम्हारा धर्म है तुम मान लो उसे, ये मैं किसी को नहीं कहता भाई तुम अपने धर्म को मत मान लो, पर यार देशभक्ति को ऊपर रखो। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो या फिर सिख धर्म हो, सब में कहा गया है भाई कि तुम जिस धरती पर रहते हो उसकी रक्षा करो, मतलब वही देशभक्ति सबसे ऊपर रहनी चाहिए। तो हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये भगवान, अल्लाह, गॉड, ये चीज़ें होती हैं नहीं? और देखो जो आज जिन धर्मों को आज हम देखते हैं ना, ये तो देखो भाई हम इंसानों ने बनाया, ठीक है। भगवान ने एक ही धर्म बनाया था इंसानियत का, ठीक है, कि तुम सब एक साथ रहो भाई। हाँ, इंसानियत। हाँ, भगवान है वो एक ही है, सुप्रीम है, ठीक है। कई धर्मों में अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे हैं। ऐसे हो सकता है कि हाँ भाई उस भगवान ने, जो असली में भगवान है जो दिखता नहीं है, उसने कई जो है मतलब डिपार्टमेंट बांट रखे हो कि भाई तू बारिश करवाएगा, तू डिस्ट्रॉय कर देगा सब कुछ, तू दुनिया बनाएगा, है तो इंसानों को मतलब ये वगैरह वगैरह। ये तो हमारे सनातन धर्म की ना विशेषता है कि हम हर चीज़ को पूजते हैं और ये चीज़ अच्छी है। हाँ सही है भाई, अगर तुम पूछ रहे हो तो हम प्रकृति को भी पूज रहे हैं, हम जल को भी पूज रहे हैं, हम वायुदेव भाई जो चीज हमें जिंदगी दे रही है उसे पूजने में क्या कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारे सनातन धर्म की। हाँ, पर यहाँ पे एक अंधभक्ति का एंगल भी है। देखो जैसे हम गंगा को पूजते हैं, पर भाई उसको पोल्यूट भी सबसे ज्यादा हम ही करते हैं। अब विदेशों की नदियों को देखो, वो इतनी साफ सुथरी हैं, पर हम जिस गंगा को माँ मानते हैं इतनी गंदी हालत है उसकी। अब भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गाय जो होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा खराब जो स्थिति है ना, वो हमारे देश भारत में, बिल्कुल। और इसी यहीं पे हम उसको गौ माता कहते हैं, पूछते हैं उसे। ये भाई अभी हिंदुओं और मुसलमानों के त्यौहार चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए भाई? जिनको जैसे कि हिंदुओं के तो त्यौहार ही चल रहे हैं, सावन चल रहा है, मुसलमानों का भी एक चल रहा है जिसमें वो कुछ शौक वगैरह मनाते हैं। इसमें क्या था कि भाई इनका जो हज़रत इमाम नाम से कोई थे जिनका पूरा परिवार जो है शहीद कर दिया गया था, तो ये उसके लिए मुहर्रम बनाते हैं, मतलब शौक मनाते हैं ये ठीक है भाई, तुम्हें अगर बनाना है बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर सड़कों पे जुलूस क्यों निकाल रहे हो, सड़कें क्यों जाम कर रहे हो? और चलो तुमने सड़कें भी जाम की, पर यार तुम लाल परी गाना बजा के नाच क्यों रहे हो? ये कैसा शौक बना रहे हो, हमारा पागल बना रहे हो। तो जैसे कि अभी हिंदुओं की कावड़ यात्रा चल रही है, इसमें क्या होता है कि कुछ कावड़िए अभी पीछे गए थे, एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके, वहाँ पे क्या हुआ भाई, उनका खाने में पता नहीं कुछ मीट का पीस आ गया या फिर पता नहीं प्याज का कुछ आ गया, ऐसे कुछ था, तो उन्होंने पूरा ढाबा तोड़ दिया।
पहली बात तो तुम जा रहे हो, पहली बात तो अपने हिसाब से खाना लेके चलो, किसी ढाबे पे खाए क्यों रहे हो तुम? पहली बात तो 75% कावड़ियों को ये नहीं पता भाई कावड़ क्यों लाई जाती है। ले आते भाई शौक शौक में, चलो भाई लिया कोई बात नहीं। पर भाई क्या कहते हैं, और ये फिर उनकी आस्था भाई, हाँ उनकी आस्था है, कर लो। आप उसमें क्या, अरे सुन तो ले भाई, फिर दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि ये बंदे फिर सावन खत्म होने के बाद चिकन और मुर्गे की लाइन में लगते हैं, दारू के ठेके की लाइन आपने में देखे हैं ऐसे कुछ लोग? और कितने देखे यार, मेरे खुद के दोस्त ऐसे हैं। एक्शन लिया आपने कुछ? मैं क्या एक्शन क्या कहूँ भाई उनको, अभी अंधभक्त है, अंधभक्त देख भाई तू कुछ भी कर लियो, पर अंधभक्त और चमचों से कभी मतलब उलझियो मत भाई, दिमाग तो होता नहीं, बिना दिमाग वाले से उलझने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख, मुसलमानों में बलि की प्रथा है कि बकरे को जो है वो काट देते हैं। भाई इसकी शुरुआत होती है हज़रत इब्राहिम के एक सपने से कि मतलब अल्लाह चाहते थे तुम अपने बेटे की कुर्बानी दो, तो बेटे को कुर्बान कर रहे होते, वो बकरा आ जाता है वहाँ पे। तो सवाल मेरा ये है कि अगर उस दिन वो बकरा मतलब जो बेटा था, अगर वो वहाँ पे वो बकरा नहीं आता तो क्या हर साल अपने बेटों की कुर्बानी देते? मतलब नपुर शर्मा ने भी तो कुछ ऐसा कुछ बताया था कि जो हाँ वो उसका नपुर शर्मा का तो अलग ही सिस्टम, वो तो उसने दूसरी चीज़ पे बात की थी, मैं दूसरी पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि कुरान के सूरह अल-हज 22:37 में लिखा है कि अल्लाह को तुम्हारा ये जो भी खून वून है कुछ नहीं पहुँचता, बस तुम्हारी 5 वक्त की नमाज है वगैरह पहुँचती है। अब अगर हम हिंदुओं पे आए तो जैसे कि हमारे हिंदुओं में काली माता जो है उनको जो है मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। और इसका लॉजिक ये देते हैं कि भाई जो है गुस्से वाली देवी हैं तो उन्हें शांत करने के लिए चढ़ाया जाता है। पर भाई इसका ये था असलियत में कि अब जो हमारी ईगो होती है, हमारा जो गुस्सा होता है, अहंकार होता है, ये कुर्बान करना होता है, ना कि किसी जानवर की बलि। भाई दुनिया सारी भगवान ने बनाई है, कौन सा भगवान कहता है भाई तुम मेरे लिए दूसरे की जान लो? अभी देखा नहीं ये कैसे कुछ हिंदू लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। हालांकि पॉलिटिशियंस भड़काते हैं पर लड़ते हैं भाई, कुछ तो दिमाग होना चाहिए, पर वही है भाई अंधभक्त चमचों में दिमाग ही नहीं होता। आप ये देख लो ना, ये क्या कहते हैं 18 से 25-30 साल के लड़के कैसे दंगा फसाद करते हैं धर्म के नाम पे। हालांकि पॉलिटिशियंस पैसे देते हैं पर धर्म ही बीच में आता है। अब इसका सोल्यूशन भी है एक, हम बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसका सोल्यूशन भी है एक कि जो हिंदू मुसलमान करते हैं लड़के, ठीक है धर्म मान लो, मानने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लड़के दंगा फसाद करते हैं ना, इनका सोल्यूशन यही है कि इनके हाल को छोड़ दो, आपस में लड़ने दो, भिड़ने दो, आपस में लड़ झगड़ के ख़त्म हो जाएंगे, देश का कचरा साफ हो जाएगा। जिनके लिए धर्म पहले देश से ऊपर, ऐसे लोग मेरी नज़र में ही जड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप इन सभी चीज़ों के ऊपर कैसे क्या कदम उठा सकते थे?